नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में। आप लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बताइए आवाज वगैरह सब ठीक है? ऑल ओके? चलो आओ, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा क्या? लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। लिटरेचर के बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बाद एक क्लोज टेस्ट आपको मिलेगा, फिर सिनोनिम एंटोनिम, फिर आपका एक कॉमन एरर का क्वेश्चन, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप आइए, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है पहला क्वेश्चन? द लाइन व्हाट फ्रेज हेल इज दिस अपीयर्स इन। बोला गया ये जो लाइन है, व्हाट फ्रेज हेल इज दिस अपीयर्स इन, ये लाइन किस वर्क से लिया गया है? यहां पे ये बोला गया है। गुड इवनिंग। तो पहला है हैमलेट, उदरिंग हाइट्स, जेन आयर। अब यहां पे आइए, हैमलेट की बात करेंगे तो हैमलेट जो है ये क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे कि नहीं, एकदम बढ़िया से लिखते हैं सिस्टमैटिक वे में, है ना। अगर आप हैमलेट की बात करेंगे तो ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है। और किन की ट्रेजेडी है? विलियम शेक्सपियर की। किनकी ट्रेजेडी है? विलियम शेक्सपियर की। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, विलियम शेक्सपियर की जो ये हैमलेट ट्रेजेडी है, आप जानते हैं ये एक रिवेंज प्ले है। ये क्या है? एक रिवेंज। और रिवेंज प्ले का मतलब क्या होता है? जिसमें बदला लेने की बात हो। आपको मामला है, मालूम है कि डेनमार्क के किंग हैं, फिर यहां पे क्लॉडियस एक कैरेक्टर है, गर्ट्रूड एक कैरेक्टर है, हैमलेट एक कैरेक्टर है ना। एक भाई अपने भाई को मार देता है, अपनी भाभी से शादी कर लेता है। हैमलेट उसका भतीजा है। फिर हैमलेट अपने पिताजी के मर्डर का रिवेंज लेता है अपने चाचा से। तो कुल मिला के ये आपकी कहानी है यहां पे। क्लियर? रिवेंज प्ले है आपका हैमलेट, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर यहां पे आया विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये आप जरूर याद रखेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ये बोला जाता है विलियम शेक्सपियर साहब को। लेकिन यहीं पे अगर आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, अगर ये सवाल आएगा तो कौन होंगे? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ये आपके विलियम शेक्सपियर हैं, बट फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा मैं आप सभी को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आपको बताना है क्या होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिर ऑप्शन बी में आया है उदरिंग हाइट्स। ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उदरिंग हाइट्स जो है ये टीआरई 2.0 में पूछा गया। टीआरई 2.0 में उदरिंग हाइट। उदरिंग हाइट एक नॉवेल है। उदरिंग हाइट एक नॉवेल है जिसे लिखने का काम इमिली ब्रॉन्टे, जिसे लिखने का काम एक राइटर हुई इमिली ब्रॉन्टे। इमिली ब्रॉन्टे, है ना, ये लिखा, इन्होंने लिखा उदरिंग हाइट्स को। टीआरई 2.0 में जो उदरिंग हाइट से सवाल आपका पूछा गया था उसमें इसका एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम दिया गया है। एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम दिया गया था और उस फिक्शनल कैरेक्टर का नाम है हेथक्लिफ। हेथक्लिफ, HEATHCLIFF। ये सब भी आपको याद रखना है, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे। तो ये टीआरई 2.0 में ऐसा पूछा गया था कि हेथक्लिफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ विच नॉवेल उदरिंग हाइट्स रिटन बाय इमिली ब्रॉन्टे। इमिली ब्रॉन्टे। क्लियर है मामला? अब आइए यहां जेन आयर। जेन आयर भी एक नॉवेल है। जेन आयर भी एक नॉवेल है और इसे लिखने का काम किया गया चार्लोट ब्रॉन्टे के द्वारा। चार्लोट, CHARLOTT, चार्लोट ब्रॉन्टे, BRONTE। चार्लोट ब्रॉन्टे और इमिली ब्रॉन्टे ये दोनों बहन हैं। ये दोनों क्या हैं? सिस्टर हैं। और ये दोनों नॉवेल आपके जो हैं जेन आयर और उदरिंग हाइट्स, ये दोनों पब्लिश हुआ 1847 में। 1847 में। तो ये कुल मिला के आपको कहानी पता चली थोड़ी बहुत ऑप्शन के हेल्प से। अब है कि व्हाट फ्रेज हेल इज दिस अपीयर इन। ये लाइन कहां से है? हैमलेट की है? बिल्कुल नहीं। उदरिंग हाइट की है? बिल्कुल भी नहीं। जेन
आयर की है। ऑप्शन C4 कनाडा, ये आपको नाम याद रखना है। अब देखिए सुप्रिया, आप जो आंसर दिया है डोरोथी पार्कर, इनका भी नाम आता है। ये जो लाइन है ये एट्रीब्यूट किया गया था, एट्रीब्यूटेड टू डोरोथी पार्कर, जो अमेरिकन है, डोरोथी पार्कर। क्लियर है मामला, जो कि एक अमेरिकन है। क्लियर। लेकिन ये इस नोबेल की भी लाइन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना सुप्रिया, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद इंफॉर्मेशन देने के लिए। सत्यम आनंद, रूबी झा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, समझ गए या सवाल में डाउट है? अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा आप, फटाफट बोलिए। गुड इवनिंग सभी को। एसएससी खुशबू तिवारी, डाउट भी है या समझ गए? नो डाउट सर जी। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेयर नो, वाव नो, व्हेन नो इज अ लाइन फ्रॉम। अब बोला गया कि वेयर नो, वो नो, व्हेन नो, ये लाइन है किस वर्क का? द अननेमेबल, ट्वेल्थ नाइट, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब यहां पर देखिए, द अननेमेबल जो है ये एक नॉवेल है, ये एक नॉवेल है। ट्वेल्थ नाइट जो है ये एक प्ले है, और प्ले में कौन सा, हिस्ट्री, कॉमेडी या ट्रेजेडी? तो ये एक कॉमेडी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है? तो ये भी एक नॉवेल है, ये भी एक नॉवेल है। अब आइए सबसे पहले तीनों का नाम देखें। द अननेमेबल के राइटर हैं सैमुअल बार्कले, BARCLAY, सैमुअल बार्कले बैकेट, सैमुअल बार्कले बैकेट। शॉर्ट में इनको सैमुअल बकेट भी बोला जाता है, मॉडर्न एज के राइटर हैं, सैमुअल बकेट भी बोला जाता है। फिर ट्वेल्थ नाइट की बात करेंगे तो इसके राइटर हो गए विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम शेक्सपियर साहब। और विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर का नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। 1564 में पैदा हुए हैं और 1616 में इनकी डेथ हुई है। और ये रेनेसा पीरियड है एक, कई बार मैं बता चुका हूं। रेनेसा आपका कब आता है? तो रेनेसा की शुरुआत तो 14th सेंचुरी में, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद हो जाती है। तो रेनेसा में 2 टर्म्स आपके होते हैं, जिससे आपके विलियम शेक्सपियर साहब बिलोंग करते हैं। एक आपका है एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन के जस्ट बाद एक आता है आपका जैकोबियन एज। और इस दोनों एज से हमारे शेक्सपियर साहब बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज स्टार्ट होता है 1558, चलता है 1603। और जैकोबियन एज की बात करेंगे तो 1603 से 1625। इसीलिए हमारे विलियम शेक्सपियर साहब एलिजाबेथन, जैकोबियन दोनों एज से बिलोंग करेंगे। और एलिजाबेथन या जैकोबियन किससे बिलोंग करता है? रेनेसा से। और रेनेसा की अगर बात करेंगे तो रेनेसा आपको मिलता है 14th टू 17th वॉट सेंचुरी में, यह आपको ध्यान रखना है। आइए यहां प्राइड एंड प्रेजुडिस के राइटर कौन? तो जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन। और जेन ऑस्टिन एक नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 6 नॉवेल्स लिखे, जिन्होंने अपनी लाइफ में 6 नॉवेल्स लिखे। किनको याद है इनके नॉवेल का नाम बताइए? और प्राइड एंड प्रेजुडिस ये आपको दिखा, TRE 3 का भी एग्जाम हुआ, TRE 3.0 में प्राइड एंड प्रेजुडिस दिखा था जेन ऑस्टिन का, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल ये है कि वेयर नो, वो नो, व्हेन नो इज अ लाइन फ्रॉम द अननेमेबल सैमुअल बार्कले बकेट या सैमुअल बकेट, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। रूपा जितेंद्र, नहीं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, है ना? क्लियर? नीतीश बोल रहे ऐप पर लॉर्ड बायरन पढ़ा दिए हैं सर। किसका किसका भाई? आइए यहां पे, मैं सभी के कमेंट्स को देख रहा हूं, लेकिन मैं अगर सभी का नाम नहीं लूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं कमेंट देखता हूं, पढ़ाने में मेरा ध्यान चला जाता है। ठीक है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी,
प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा, मैन्सफील्ड पार्क, परसुएशन, नॉर्थ हैंगर अवे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, खुशी एंड अनामिका। पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आपको बोर्ड पीडीएफ चला जाएगा, मैंने आज टेक्निकल टीम से बात कर लिया है, ऐप पे अपलोड हो जाएगा। क्लियर? इसका बोर्ड पीडीएफ कहां मिलेगा ये मैं लास्ट में आप सभी को बता दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आइए, हाँ, लिटरेरी टर्म्स एलिट्रेशन इसमें इस्तेमाल किया गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। चलो आगे आ जाइए, नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज अ नॉवेल। क्या है ये? एक नॉवेल है, रिटन बाय विच राइटर? अब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये एक इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया है, इंडियन राइटर, बट ये इंडियन राइटर अमेरिका में रहती हैं, उनका नाम है किरण देसाई। किरण देसाई, किरण देसाई बेटी हैं किनकी? डॉटर किनकी है ये? तो इनकी माता जी भी बहुत बड़ी राइटर हुई, प्रोफेसर हैं अभी अमेरिका में, अनीता देसाई, बहुत बड़ा नाम है इंडियन लिटरेचर में, अनीता देसाई। अब देखिए अनीता देसाई जो है, इनका नाम 3 बार नॉमिनेट होता है बुकर प्राइज के लिए, यानी कि नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज, नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज 3 टाइम्स, यानी 3 बार इनका नाम बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होता है, लेकिन एक बार भी ये बुकर प्राइज नहीं जीत पाती है। कौन? अनीता देसाई। इनकी बेटी है किरण देसाई, जिनका एक नॉवेल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि 2006 में पब्लिश हुआ, 2006 में। और इस बुक के लिए इनकी बेटी को यानी किरण देसाई को क्या मिला? बुकर प्राइज। क्या मिला? बुकर प्राइज। यानी माताजी 3 बार नाम हुआ माताजी का, लेकिन एक बार भी नहीं मिला। बेटी को 2006 में किस नॉवेल के लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज मिला, यह आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे आइए, एक नाम है जुम्पा लाहिरी। जुम्पा लाहिरी, भाई जुम्पा लाहिरी भले ही इंडियन है, लेकिन इनको ब्रिटिश अमेरिकन राइटर बोला जाता है, ब्रिटिश अमेरिकन राइटर, ब्रिटिश अमेरिकन राइटर इन्हें बोला जाता है। इनका एक वर्क है इंटरप्रेटर ऑफ मैलाडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मैलाडीज, जो कि 1999 में आया, 1999 में पब्लिश हुआ। और इस बुक के लिए 2000 में जुम्पा लाहिरी को पुलित्जर प्राइज मिला। पुलित्जर प्राइज, ये सब आपको ध्यान में रखना है। पुलित्जर प्राइज मिला जुम्पा लाहिरी को। अगर इनका पूरा नाम आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि जुम्पा लाहिरी का फुल नेम क्या है। फटाफट आप बताइए क्या होना चाहिए। बाबू क्लास में हूं अभी, आपका डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन देखिए अभी आप, ठीक है। आइए, अब यहां पर एक नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का फर्स्ट नेम है सुजाना अरुंधति रॉय। इनका एक वर्क है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि पब्लिश हुआ 1997 में। और 1997 में ही अरुंधति रॉय को इस वर्क के लिए क्या मिला? तो भैया मिला बुकर प्राइज। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके TRE 4 होना है। करेक्ट ऑप्शन अब क्या है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किन्होंने लिखा है? किरण देसाई ने लिखा है। तो पहले मैं आंसर पे नहीं जाऊंगा, पहले डिस्कस करूंगा, देन आंसर पे जाके बात करेंगे। क्लियर है ना? इनको मिला है पुलित्जर प्राइज, ये आप देखेंगे। क्लियर है ना? किनको? जुम्पा लाहिरी को, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए
नंबर 4, बुकर प्राइज अरुंधति को मिला, अरुंधति रॉय को मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी गुड सुबह सिंह, बहुत बढ़िया। गोपाल जी, उन्हें मिला है, झुंपा लाहिरी को, यह ध्यान रखना है। लीनांजना सुदेशना लाहिरी, वेरी गुड अनामिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुप्रिया, विराट, बहुत अच्छे जी। अब आइए यहां पे, विच इंडियन ऑथर द नेमसेक, यानी द नेमसेक नाम का वॉक जो है किस इंडियन राइटर ने लिखने का काम किया? अरुंधति रॉय ने, झुंपा लाहिरी ने, सलमान रश्दी ने? तो झुंपा लाहिरी ने। अभी इनका एक और वॉक आप देखिए, कौन सा? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जिनके लिए इन्हें क्या मिला? पुलित्जर प्राइज मिला। यह आपको ध्यान में रखना है ना। अरुंधति रॉय के बारे में अभी आप जाने। सलमान रश्दी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इनका फुल नेम क्या है? सर अहमद सलमान रश्दी, सर अहमद सलमान रश्दी, सर अहमद सलमान रश्दी। प्रीवियस सेशन में हमने इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपको बताया था, नोटेबल। कौन बताएगा मेरे को कमेंट करके? फटाफट बताइए, कौन बताएगा? कौशल कुमार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। आइए यहां पे, विच हरलेम रेनेशा। अब हरलेम रेनेशा क्या होता है? एक तो होता है रेनेशा, आइए, एक तो आपका होता है रेनेशा। रेनेशा की अगर आप बात करेंगे तो रेनेशा की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में और यह कंप्लीट होता है 17th सेंचुरी में। लेकिन 17th सेंचुरी में कब? तो 17th सेंचुरी में 1660 में यह कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? रेनेशा की बात अगर करेंगे, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इटली। इटली में एक शहर है फ्लोरेंस। क्या है उस शहर का नाम? फ्लोरेंस। यहां से आपकी शुरुआत होती है रेनेशा की। किसकी शुरुआत होती है बंधु? रेनेशा की शुरुआत होती है ना, इटली से। फिर इटली से ये कहां आता है? फ्रांस। इटली से ये पहुंचता है फ्रांस, और फ्रांस के बाद ये आपका पहुंचता है कहां पे? यूरोप। और यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप के नदर्न और वेस्टर्न पार्ट में, यूरोप के नदर्न और वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलता है क्या? रेनेशा। रेनेशा की शुरुआत भले ही आपके इटली से हुई है, लेकिन यह फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। यह किस लैंग्वेज का वर्ड है? फ्रेंच लैंग्वेज। एक मिनट, यह आपके फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रीबर्थ। इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है इसका? रीबर्थ या रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लियर? तो यह रेनेशा है। यहां पर हरलेम रेनेशा की बात की गई है। हरलेम रेनेशा, हरलेम रेनेशा की बात करेंगे तो यह आपको अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में देखने को मिलता है। यानी यह भी एक मूवमेंट है, यह भी एक लिटरेरी मूवमेंट है, यानी लिटरेचर को लेके ही है, लिटरेरी मूवमेंट है। लेकिन कहां पे? अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में आपको हरलेम रेनेशा मिलता है। अब आइए यहां पे सवाल क्या है कि विच हरलेम रेनेशा राइटर इज नॉन फॉर द नॉवेल देयर आईज वर वॉचिंग गॉड। तो ये एक नॉवेल है, देयर आईज वर वॉचिंग गॉड, जो कि पब्लिश हुआ है 1937 में। 1937 में। अब इसको लिखने का काम कौन किए? तो राइटर है लैंगस्टन ह्यूजेज। अब लैंगस्टन ह्यूजेज का पूरा नाम है जेम्स मर्शर। जेम्स मर्शर, और ये एक अमेरिकन राइटर हैं। कौन है ये? अमेरिकन। क्लॉडे मैकके। क्लॉडे मैकके, इससे पहले इनका नाम आता है क्लॉडियस, CLADIUS, क्लॉडियस क्लॉडे मैकके। ये भी आपके अमेरिकन राइटर हैं। जोरा नील हडसन, जोरा नील हडसन, ये भी आपके अमेरिकन राइटर हैं। क्लियर? और देयर आईज वर वॉचिंग गॉड, ये लिखने का काम किया किन्होंने? जोरा नील हडसन ने। हडसन ने
सॉरी हर्स्टन ने, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। फिर बार-बार आपको कलर करना पड़ रहा है, वो एक ही कलर में लिखूंगा तो आप बोर हो जाओगे, फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए सभी का कमेंट हमने रीड कर लिया। अब बंधु यहां आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में आपका क्या सवाल है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ सिल्विया प्लैथ? सिल्विया प्लैथ ओनली नोबेल, यानी सिल्विया प्लैथ जो है ये एक अमेरिकन राइटर हैं। सिल्विया बोल रहा हूं, प्लैथ। आप मुझे ये बताइए, ये मेल है या फीमेल है, मैन है या वुमन है? ये एक अमेरिकन राइटर हैं, ये एक अमेरिकन राइटर है। अब यहां पर इन्होंने एक ही नॉवेल लिखा, ओनली वन नॉवेल। ये अपनी लाइफ में एक ही नॉवेल लिखी, उस नॉवेल का बंधु नाम क्या है? द बेल जार, लेडी लेजरस या एरियल? अब यहां पे आते हैं, द बेल जार इनका नॉवेल है, एरियल की बात करेंगे, ये इनका एक बुक है, किनका? सिल्विया प्लैथ की। और लेडी लेजरस ये इनका पोयम है, ये इनका क्या है? पोयम है। तो सिल्विया प्लैथ जो है, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, और इनका एक ही नॉवेल है, उस नॉवेल का नाम है द बेल जार। द बेल जार, ध्यान आप रखेंगे। और ये क्या है? वुमन है, वुमन राइटर हैं, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लियर? फीमेल। मार्टिन लूथर एस्टैब्लिश्ड द प्रोटेस्ट चर्च। वेरी गुड। कन्फेशनल पोएट, सिरोट पोयम, एरियल, डैडी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोपाल जी, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। सी सुसाइड नहीं बोलेंगे, सी कमिटेड सुसाइड, है ना, ऐसे बोलना है, तब जाके हमारा इंग्लिश ऐसा ही होगा जो हम कहना चाह रहे हैं। नंबर 7 आइए, सी कमिट सुसाइड, सी कमिट कमिटमेंट। सेवरल पोएट्स हैव टर्न डाउन द ऑफर टू बी पोएट लॉरेट। टर्न डाउन आपका एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन यानी रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। आपने किसी को ऑफर किया, सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया, भैया हम नहीं बनेंगे। जैसे आपको रोमांटिक एज में राइटर हुए रॉबर्ट साउदी, जो कि पोएट लॉरेट बने हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले, लेकिन पोएट लॉरेट बनने का जो अपॉर्चुनिटी था वो किन के पास था? तो वो था आपके सर वॉल्टर स्कॉट के पास, और सर वॉल्टर स्कॉट मना कर दिए, तो फिर जाके रॉबर्ट साउदी को पोएट लॉरेट बनाया गया। ऐसे और नंबर ऑफ इंग्लिश राइटर्स हैं, ब्रिटिश या अमेरिकन राइटर्स हैं, जिन्होंने नोबेल लॉरेट बनने से, क्या बोलते, नोबेल लॉरेट बोल रहा हूं, पोएट लॉरेट बनने से मना कर दिया। तो वही बोला गया, सेवरल पोएट्स हैव टर्न डाउन यानी रिफ्यूज करना द ऑफर टू बी पोएट लॉरेट। हु टर्न इट डाउन? 1984। अब देखिए 1984 में पोएट लॉरेट आपके कौन थे? बैट्समैन, सर बैट्समैन, BETZ, है ना, सर बैट्समैन। ये आपके एक राइटर हुए, और ये 1984 में पोएट लॉरेट थे, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड थे। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो 1984 में फिलिप लार्किन, अब फिलिप लार्किन का पूरा नाम क्या है? सर ऑर्थर फिलिप लार्किन, सर ऑर्थर फिलिप लार्किन। अब सर ऑर्थर फिलिप लार्किन जो हैं, इनको 1984 में बोला गया कि भैया आप बनिए पोएट लॉरेट। इन्होंने बोला हम नहीं बनेंगे, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया पोएट लॉरेट बनना। तो फिर किनको बनाया गया पोएट लॉरेट? तब जाके पोएट लॉरेट बनाया गया था किनको? एडवर्ड लियर को, अल्फ्रेड ऑस्टिन को नहीं। सवाल है किन्होंने रिजेक्ट किया? तो फिलिप लार्किन रिजेक्ट किए। अगर आप अल्फ्रेड ऑस्टिन की बात करेंगे तो अल्फ्रेड ऑस्टिन पोएट लॉरेट बने हैं, ये आपके पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड हुए, लेकिन ये हुए किनके बाद? तो टेनिसन के बाद हुए। जैसे मैं यहां पे कुछ नाम लिख ही देता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। एक नाम है रॉबर्ट साउदी, रॉबर्ट साउदी।
रॉबर्ट साउदी के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फिर उसके बाद अल्फ्रेड ऑस्टिन, अल्फ्रेड ऑस्टिन। अब आप यहां आइए, जब आप रॉबर्ट साउदी की बात कर रहे हैं तो रॉबर्ट साउदी 1813 से 1843 पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से अंटिल हिज डेथ 1850 पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 टू 1892 यानी 42 इयर्स पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे। फिर 4 साल यहां पर गैप रहा और 1896 से 1913 पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड आपके अल्फ्रेड ऑस्टिन रहे। तो अगर अल्फ्रेड ऑस्टिन की बात करेंगे पोएट लॉरेट रहने का ड्यूरेशन, तो वो आपको मिलेगा 1896 टू 1913। ये आप, और यहां बोला गया किन्होंने टर्न डाउन किया 1984 में, तो ये बहुत बाद की घटना है, तो फिलिप लार्किन। एडवर्ड लियर भी एक राइटर हुए, एडवर्ड लियर बहुत अच्छे राइटर हुए। अल्फ्रेड ऑस्टिन, फिलिप लार्किन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी फॉर कनाडा। ये पोएट लॉरेट आपके नहीं रहे हैं, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पे आ जाइए। लार्किन रोड चर्च गोइंग हाई विंडोज विथ सन, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बोला गया, इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। दिस यॉर्कशायर बॉर्न, यॉर्कशायर एक जगह है, यॉर्कशायर बॉर्न पोएट बिकेम द पोएट लॉरेट इन 1984। यानी बैट्समैन के डेथ के बाद फिलिप लार्किन को बोला गया कि आप पोएट लॉरेट बने, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर 1984 में पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड किनको बनाया गया, यह सवाल है। दिस यॉर्कशायर बॉर्न पोएट लॉरेट बिकेम द लॉरेट इन 1984। हिज वाइफ ऑफ 7 years वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट। इनकी जो वाइफ है, जो भी राइटर हैं, ये 7 years वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर पोएट थी। इन हर ऑन राइट सिल्विया प्लैथ, सिल्विया प्लैथ। शी कमिटेड सुसाइड इन 1963। अभी आपने इनके बारे में पढ़ा। अब यहां पे आइए, कौन है वो राइटर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1984 में पोएट लॉरेट थे बैट्समैन, बैट्समैन। इनके बाद ऑफर किया गया पोएट लॉरेट बनने का, किनको? पोएट लॉरेट बनने का किनको? तो भैया फिलिप लार्किन को, फिलिप लार्किन को। फिलिप लार्किन ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, भैया हमें नहीं बनना। तब पोएट लॉरेट बनाया गया टेड ह्यूजेज को, टेड HUGHES, और इसे 1984 में बना दिया गया पोएट लॉरेट, पोएट लॉरेट। तो भैया यहां पर नाम कहां पे है? टेड ह्यूजेज, फ्रेड ह्यूजेज, नेड ह्यूजेज। करेक्ट ऑप्शन AA फॉर आगरा। तो क्वेश्चन बड़े ही लंबा चौड़ा आपको देगा, घबराने की बात नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बात पल्ले नहीं पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? आप डेली टेस्ट देंगे, डेली डिस्कशन देखेंगे, बातचीत करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। चलिए आगे आइए। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा आपसे? हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर 24 years ऑफ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट। तो ये जो कहानी है, ये कहानी कहां से ली गई है ना? और ये बहुत ही फेमस लाइन है, सारे बच्चे जानते होंगे। किंग लियर, टम्बरलैंड, डॉक्टर फॉस्टर्स। अब किंग लियर की बात करेंगे तो ये एक ट्रेजेडी है, और ये ट्रेजेडी किसकी है? तो विलियम शेक्सपियर साहब की है। विलियम शेक्सपियर साहब की। आज 3 बार विलियम शेक्सपियर दिख गए। तो सबसे पहले हमने बोला था फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फिर हमने बर्थ और डेथ बताया, और बताया ये हमारे एलिजाबेथन और जैकोबियन दोनों एज के राइटर माने जाते हैं। कौन? तो भैया विलियम शेक्सपियर साहब। अब यहां पर बात हम क्या कर रहे कि विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं, इनको क्या क्या और टाइटल मिला है? तो इन्हें बोला जाता है द बार्ड, द
बार्ड। इन्हें बोला जाता है बार्ड ऑफ एवॉन, बार्ड ऑफ एवॉन। इन्हें बोला जाता है स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, और इन्हें बोला जाता है नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? बाद में आपने देखा क्या क्या बोला हमने, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये बोला गया। अब आइए विलियम शेक्सपियर के लिए एक इन्हीं के कंटेम्पररी हैं रॉबर्ट ग्रीन। कल आप इनके बारे में पढ़े थे, रॉबर्ट ग्रीन के बारे में। इन्हीं के कंटेम्पररी है कौन? रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, और वो है आपका अप स्टार्ट क्रॉ, अप स्टार्ट क्रॉ। यानी विलियम शेक्सपियर साहब को अप स्टार्ट क्रॉ किन्होंने बोला? रॉबर्ट ग्रीन। फिर इन्हीं के एक समकालीन हुए विलियम शेक्सपियर के बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का एक और नाम है बेंजामिन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन। और बेन जॉनसन या बेंजामिन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल किए, स्मॉल लेटिन लेस ग्रीक, स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपको याद ही होगा, फिर भी बार बार मैं लिख रहा हूं। आइए यहां तो क्लियर हो गया। टम्बरलेन द ग्रेट, ये पूरा नाम है इस वर्क का, और इसके राइटर आपके हो गए या डॉक्टर फॉस्टस, द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इस दोनों वर्क के राइटर जो आपके हैं वो है आपके क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। और क्रिस्टोफर मार्लो की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर मार्लो जो आपके हैं ये उसी ईयर पैदा हुए जिस ईयर आपके विलियम शेक्सपियर साहब पैदा हुए, 1564, और इनकी डेथ हो गई 1593 में, यानी एट द एज ऑफ 29। और कल इनसे सवाल आया था कि कौन से यूनिवर्सिटी विट हुए जिनको मारा गया 29 की एज में, स्टैबिंग करके, चाकू घोंप के, तो वो है आपके क्रिस्टोफर मार्लो एट द एज ऑफ 29। और क्रिस्टोफर मार्लो किस एज के राइटर हैं? तो क्रिस्टोफर मार्लो आपके एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एलिजाबेथन एज का ड्यूरेशन कब से कब तक है? तो 1558 से 1603 तक हमें कौन दिखे? एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन किसका पार्ट है? तो भैया रेनेसा का पार्ट है, और ये 1564 में पैदा हुए हैं और 1593 में इनकी डेथ हो गई है। लेकिन हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ये एलिजाबेथन पार्ट तो है ही, साथ ही साथ जैकोबियन पार्ट भी हैं, जैकोबियन एज में भी ये दिखते हैं। और जैकोबियन एज 1603 से 1625 का मामला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनामिका क्या लिखी है? एलिजाबेथन एज राइटर्स शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस केड, थॉमस नैश, थॉमस लॉज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। आइए यहां चलिए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो है लाइन कहां से? डॉक्टर फॉस्टस से। मुझे पूरे दिन रहा है फीवर, लेकिन आप लोगों का इतना कमेंट देखता हूं ना, इस मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते हैं, मेरा फीवर यूं चुटकी में गायब हो गया। ज्ञान का बहुत भूख होता है कि आखिर में इसके कारण उसे मौत का कारण भी बनता है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, लाजवाब, आप सभी का सिलेक्शन होगा टीआरई 4 में, सभी का, गारंटी है। इसी डेडिकेशन से आपको बने रहना है और लगातार मेहनत करनी है। चीजों को जान रहे हैं फिर भी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है। आप सब टीचर बनेंगे, है ना? इसी साल बनेंगे। टीआरई 4 आपका अपना है, बपौती समझना है, बने रहना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, हु सेड दिस पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? कोटेशन भी पूछा जाता है, इसलिए मैं कोटेशन का क्वेश्चन आपको देता हूं। हु सेड दिस पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी किन्होंने बोलने का काम किया है कि पोएट्री जो है ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। तो ये बोलने का काम किया आपके कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करेंगे तो ये आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के राइटर हैं। और मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करेंगे
तो ये 1822 में पैदा हुए हैं और 1888 में इनकी डेथ होती है। और अगर आप विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो विक्टोरियन एज आपका चलता है 1837 टू 1901। 1837 टू 1901 की बात आप करेंगे। क्लियर? तो अगर 1822 की बात करें तो 1822 किस ईयर का पार्ट है, किस एज का? तो ये आपके रोमांटिक एज का पार्ट है। इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज भी आया, और रोमांटिक एज कब से कब तक? तो रोमांटिक एज की बात करते हैं तो 1798 टू 1837। रोमांटिक एज 1837 में कंप्लीट होता है, तब जाके विक्टोरियन एज की शुरुआत होती है। तो अगर सवाल यह पूछा जाएगा इन विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज बॉर्न? रोमांटिक एज। लेकिन ये बिलोंग किस एज से करते हैं? विक्टोरियन एज से। यहां पर है विलियम हैजलिट, बहुत बड़ा नाम है और काफी टाइम इनको आप देखे हैं क्वेश्चंस में, आज बहुत दिनों के बाद ये दिखाई दे रहे। विलियम हैजलिट भी आपको रोमांटिक एज के राइटर माने जाएंगे। और विलियम हैजलिट साहब का एक वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कैरेक्टर्स ऑफ CHARACTER, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर्स प्लेज ये वर्क है किनका? तो विलियम हैजलिट साहब का। विलियम हैजलिट साहब का पूरा नाम है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। अब एग्जाम में अगर आ जाए हु रोट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज और आपका विलियम शेक्सपियर पहले ही ऑप्शन में होगा और आप नहीं जानते हैं तो आप विलियम शेक्सपियर के साथ चले जाएंगे, बट द करेक्ट आंसर इज विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, विलियम हैजलिट एक कलेक्शन ऑफ एसेज लिखे, कलेक्शन ऑफ एसेज लिखने का इन्होंने काम किया विलियम हैजलिट ने। उस कलेक्शन ऑफ एसेज का नाम है टेबल टॉक। टेबल टॉक, तो टेबल टॉक अगर कलेक्शन ऑफ एसेज की बात करेंगे तो विलियम हैजलिट का नाम आएगा। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि टेबल टॉक पोएम भी है, और जब टेबल टॉक पोएम की बात आप कर रहे हैं तब इसके राइटर हो जाते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी एसटी कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी एक ही नाम से डिफरेंट वर्क्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में और आप कंफ्यूज होंगे। तो टेबल टॉक अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए, टेबल टॉक अ कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय विच राइटर? विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट, क्योंकि सवाल क्या था? टेबल टॉक अ कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय विच राइटर? विलियम हैजलिट। अब सवाल ऐसे आ जाए, टेबल टॉक इज अ पोएम। टेबल टॉक इज अ पोएम रिटन बाय विच राइटर? एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगर सवाल में ऐसे आ जाए टेबल टॉक वॉज रिटन बाय, ना ऐसे दिया ना पोएम दिया, और ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे एसटी कॉलरिज का भी नाम है, विलियम हैजलिट का भी नाम है, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपके पास ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, उसके साथ आप जाएंगे। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब आइए फ्रांसिस बेकन की बात करेंगे। तो फ्रांसिस बेकन जो है ये आपके पैदा हुए हैं एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज में पैदा हुए हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से, यानी इनका पूरा प्रभाव दिखता है किस एज में? जैकोबियन एज में। और एलिजाबेथन एज की अगर आप बात करेंगे तो एलिजाबेथन 1558 टू 1603, जैकोबियन एज 1603 1625, और ये दोनों पार्ट किसका है? रेनेसा का है। रेनेसा, ये आपको ध्यान में रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश एशे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब है ना। चलिए, तो आंसर आपका हुआ मैथ्यू आर्नोल्ड। किसी बच्चे ने लिखा था थैरिसिस, किसने लिखा था पता नहीं, ऊपर चला गया कमेंट, है ना। आप यहां पर एक वाक्य लिखे थे थैरिसिस, THYRISIS। थैरिसिस एक एलिजी है, और एलिजी होता है सैड पोयम, है ना। तो ये एक एलिजी लिखने का काम कौन किए? मैथ्यू आर्नोल्ड, और अपने दोस्त के डेथ पे इन्होंने एक एलिजी लिखने का काम किया था, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 की बात करेंगे। हु प्रेजेंटेड 1901 नोबेल प्राइज,
यानी सबसे पहले नोबेल प्राइज जो दिया गया वो 1901 में ही दिया गया। क्लियर है मामला। अब आइए यहां पे, अगर आप नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बंधु? नोबेल प्राइज की आप बात कर रहे हैं, तो नोबेल प्राइज जो आपको दिया गया सबसे पहले वो 1901 से शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? तो स्वीडन एक कंट्री है। स्वीडन एक क्या है? कंट्री है। यहां पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, एक व्यापारी हुए, जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। जिसका नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडिश पियर्स, अमेरिकन राइटर्स बिल्कुल भी नहीं। स्वीडिश एकेडमी नहीं, पियर्स का मतलब वो ग्रुप है ना, जहां उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे। स्वीडिश पियर्स सबसे पहले रिप्रेजेंट किया क्या? नोबेल प्राइज 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया। आइए आगे, हु वॉज अवॉर्डेड द 1902 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? 1902 में 4 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया, 4 पर्सन्स, जिसमें से एक दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में, और वो नाम क्या है? और 1902 की बात करेंगे नोबेल प्राइज, तो ये नोबेल प्राइज जीतने वाले सेकंड राइटर हैं लिटरेचर की दुनिया में, यानी सेकंड राइटर इन लिटरेचर। तो फर्स्ट कौन है जिन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला? तो वो नाम है सल्ली प्रुडहोम, है ना, ध्यान रखना है। और सेकेंड नेम की बात करेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में, 1902 में नोबेल प्राइज, वो है आपके थियोडोर मॉमेसन। फिर यहां पर एक नाम आया है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। और इन्हें भी मिला है क्या? नोबेल प्राइज। इन्हें भी मिला बंधु क्या? नोबेल प्राइज। बंधु कब मिला? तो मिला 1907 में। और इनका बुक है कलेक्शन, क्या बोलते हैं? जंगल बुक, है ना। ये सब आपको ध्यान में जरूर रखना है, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। अभी तकरीबन 10 राइटर के बारे में, 10 राइटर्स के बारे में आपको मालूम है कि नोबेल प्राइज कब मिला, है ना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सब आप जान जाएंगे। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आइए यहां करेक्ट ऑप्शन आपका था सी। 13 में आना है क्वेश्चन नंबर 13, स्टोरी। अब यहां पे आपको मिल रहा है क्या? फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस, जंगल बुक 1894, है ना। चलिए, नहीं, इंडियन नहीं है खुशी पटेल। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग इंडियन नहीं है, वो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे। ब्रिटिश इंडिया इसलिए बोल रहे क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, और ये पैदा हुए थे कहां पे? मालाबार हिल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, है ना। लेकिन इंडियन नहीं है। जैसे आपके एक राइटर हैं, क्या नाम है उनका? जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है वो आपको 1903 में पैदा होते हैं, जिनका ओरिजिनल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर वो आपके कहां पैदा हुए हैं? तो बंगाल प्रेसिडेंसी। और वहां उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी आपके बिहार में भी आता था, तो वो बिहार के मोतिहारी जिला में पैदा हुए थे जॉर्ज ऑरवेल, है ना। ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, मोतिहारी, चंपारण, जो आप जानते हैं। क्लियर है ना। और ये आपके पैदा कहां हुए थे? जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, मालाबार हिल, महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना, इंडियन नहीं है, ब्रिटिश हैं, पैदा यहां हुए थे। आइए यहां, अ स्टोरी दैट हैज अ सेकंड मीनिंग बेनिथ द सरफेस वन इज कॉल्ड इज एन। अब यहां पर ऐसी स्टोरी को आप क्या बोलेंगे? एक होता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लेने का काम करते हैं, और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उस चीज को डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं, है ना, उस सेंस में। बायोग्राफी, तो बायो का मीनिंग होता है लाइफ, और ग्राफी का मीनिंग होता है राइट टू राइट, यानी लिखना, या फिर टू डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन करना। बायोग्राफी ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। और एलिगरी का मतलब होता है कहानी, है ना, मोरल स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसपे आप मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। सवाल क्या है
कि a story that has a second meaning beneath the surface one is called an, तो ये आपका एलिग्री कहलाता है। ऐसी कहानी जिसके अंदर बहुत बातें छिपी हो, और बेनिथ का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, यानी अंतर्निहित, यानी बहुत बात है इसके इनसाइड में, ये बोला गया है आपको यहां पर। नेक्स्ट आपका क्या है 14 में, व्हाट इज द वर्ड चॉइस ऑफ अ राइटर। अब राइटर के चॉइस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लिटरेरी वर्क कॉल्ड, एलिजी का मतलब होता है सैड पोयम, जो किन्हीं की डेथ पे लिखा जाता है। सैड पोयम बोलेंगे या आप यहां पे मॉर्नफुल पोयम बोलने का बंधु काम करते हैं, यह आपका एलिजी है। डिक्शन, भाई डिक्शन में एक वर्ड है DICT, डिक्ट, और डिक्ट वर्ड का मीनिंग होता है क्या, बोलना या फिर लिखना। डिक्ट का मीनिंग या तो राइट होता है या स्पीक करना होता है। इसी डिक्ट वर्ड से आप याद कीजिए डिक्टेशन याद आएगा, और डिक्टेशन से स्कूल के दिनों को याद करें, सर या मैम, सर या मैम पीछे से बोलते थे, आप उसको लिखते थे, डिक्टेशन। यहां पे एक वर्ड है डिक्ट। इसी डिक्ट वर्ड से आपका वर्ड बनता है डिक्शनरी, DICTIONARY। डिक्शनरी में आपका क्या होता है, वर्ड होता है, यानी डिक्शनरी को आप कह सकते हैं वर्ड फैक्ट्री, यानी शब्दों का कारखाना, है ना, तो वर्ड फैक्ट्री, डिक्शनरी। यहीं से आपका वर्ड बनता है डिक्टेटर, DICTATOR। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी जो बोल दिया सो बोल दिया। तो डिक्शन यानी बोलने लिखने का वो टोन। एसिंडाइटन, और एसिंडाइटन जो होता है, ये आपको जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो ये कंजंक्शन को मिस कर देता है, कंजंक्शन को हटा देता है। और कौन सा कंजंक्शन, अगर आप कंजंक्शन की बात कर रहे तो उस कंजंक्शन में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे एंड, बट, फॉर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ये रिमूव कर देता है, यानी सेंटेंस में अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आपने इस्तेमाल कर रखा है तो उसको ये डिलीट कर देगा। डिलीट करने के पीछे का पर्पस ये होता है कि आप फास्ट लिख पाए, आप क्विक बोल पाए। जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। अब क्या करना है, यहां पर एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको गायब कर देना है। तो मैंने लिखा आई एम अ टीचर, अब यहां पर हमने सेमी कॉलन पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर लिया, एंड को गायब कर दिया। यू आर अ स्टूडेंट। तो इसका काम यह है कि अगर सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रखा है तो उसको रिमूव कीजिए, ताकि बोलने में या लिखने में फटाफट आपका काम हो पाए। तो इसको बोलते हैं एसिडाइटन या एसिडीटन। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, हाँ बिल्कुल एरिस्टोटल के प्लॉट के, वेरी गुड। हम वर्ड का मीनिंग आपको समझा रहे थे। आइए यहां नेक्स्ट है आपका नंबर 15, और हु रोट द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये लिखने का काम कौन किए? मैथ्यू अर्नोल्ड, डेविड डेचेज या टीएस इलियट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाना है क्या? द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये लिखने का काम किया आपको टीएस इलियट साहब। क्लियर है ना? मैथ्यू अर्नोल्ड आपको किस एज के राइटर हैं? विक्टोरियन एज के। टीएस इलियट किस एज के राइटर हैं? और डेविड डेचेज ये किस एज के राइटर हैं? ये आपको बताना है, कई बार बता चुका हूं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड आपके जो हैं ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं, विक्टोरियन एज के राइटर हैं। और विक्टोरियन एज आपका स्टार्ट होता है 1837 टू 1901। टीएस इलियट की अगर आप बात करेंगे तो टीएस इलियट मॉडर्न एज के राइटर हैं। फटाफट मेरे को बताइए, मॉडर्न एज के राइटर होंगे ये। और मॉडर्न एज में आपका मॉडर्न एज स्टार्ट होता है 1901 से 1940, यानी क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद आपका मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आई डू हैव डेविड डिचेज, बट आज तक नहीं पढ़ी, पढ़ना है ना? चलिए, टीएस इलियट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। ये आपके अमेरिकन राइटर थे पहले,
और बाद में ब्रिटिश राइटर ये हो गए। और इनका एक वर्क जो है टीआरई 2.0 में देखने को मिला था। टीआरई 2.0 में एक सवाल पूछा गया था, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। और पूछा गया था दिस लाइन बिलोंग्स टू विच राइटर, टीएस इलियट। अगर आपसे मैं सवाल करूं दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम ऑफ टीएस इलियट, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो है ये 1922 में पब्लिश हुआ है। 434 लाइंस की ये पोएम है बंधु। चलिए, और ये भी आपके मॉडर्न एज के राइटर हुए। तो ये 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लिटरेचर से हैं। इंग्लिश लिटरेचर जो आप अभी पढ़े, जाने, समझे। तो आप मेरे को पहले ये बताइए सेशन अभी तक का कैसा लगा आपको? फटाफट बंधु बताना है, अभी तक का मामला ठीक ठाक है ना? एक बार बता दें आप। द वेस्टलैंड 2 times published in magazine 1922, द रॉयल एंड द क्राइटेरियन। वेरी गुड। पीयूष कुमार, औसम सर जी। यस, इलियट बिलीव्ड इन हिंदी हिस्ट्री। शहनवाज खान, लिटरेचर में लगता है ज्यादा मेहनत करना होगा। डेफिनेटली, बहुत मजा आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिए हैं सर। चलो आइए, अब देखो यहां पर ये इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस थे। यहां पे आइए, थोड़ा देख लीजिए। अगर किन्हीं बच्चों को लगता है कि भैया मेरे से लिटरेचर नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, तो उनके लिए एक बैच है अपना। कौन सा? धाकर बैच। कौन सा बैच? धाकर बैच, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 499 रुपीज में ये आपका बैच है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो अपना ऐप है ना, या जो डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहां जाके धाकर बैच को परचेज करके इस बैच को आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ आप सीखेंगे। क्लियर? और ये आपका डेली चलता है 3 to 4 और बहुत मजेदार तरीके से इस बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है। इस बैच को पढ़ने के बाद लिटरेचर में कहीं पे भी कोई कमी आपको नहीं लगेगी, ये गारंटी है ना? चलिए आगे आइए, ये सब भी बताएंगे बैच के बारे में। फिलहाल लिटरेचर कंप्लीट हुआ है, तो आगे आ जाओ बंधु। अब आपके सामने ये रहा क्या? तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और बहुत बच्चे को इसमें होता है प्रॉब्लम, और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप डेली करते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस, है ना? चलिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा पीयूष जी, टेंशन नहीं लेने का। आइए, सृष्टि सिन्हा, रिजल्ट कब से आ जाएगा? किस चीज का रिजल्ट? आइए, यहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे, तो बोला गया एटीएम्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द अर्ली 1990s, इनिशिएटेड बाय फॉरेन बैंक्स। यानी एटीएम मशीन के बारे में यहां पे बात की जा रही है। एटीएम जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया वो 1990s में, है ना? और जिसकी शुरुआत की गई फॉरेन बैंक्स के द्वारा, जो विदेशी बैंक हैं हमारे यहां। मोस्ट फॉरेन बैंक्स एंड सम प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस हैंडीकैप एट दैट टाइम। हैंडीकैप का मतलब बाधा, काम को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा बैच स्टार्ट कब से हुआ है? बैच बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, 7-6, उसमें 60 क्लासेस हो भी चुकी है ना? लेकिन जब भी आप वो धाकर बैच लेंगे तो पीछे का सेशन आपको देखना है और करंट जो चल रहा है वो देखना है। इस बैच की खास बात यह है कि टीआरई 4 का पेपर आपका जब भी होगा उससे 10 दिन पहले तक इस बैच को मैं पढ़ाऊंगा, एक्टिव रखूंगा, चाहे मैं कितना क्यों ना पढ़ा दूं। धाकर बैच, दूसरा धाकर बैच में बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए उसी बैच को ऑन रखा गया है। और टीआरई आपका जब होगा उसके 10 दिन पहले तक उस बैच में पढ़ाया जाएगा, है ना? चलिए, हर एक लेवल का है, टेंशन ना लीजिए। सृष्टि, क्या नाम है आपका? तिवारी जी। आइए आगे, बोला गया मोस्ट फॉरेन बैंक्स एंड सम प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस हैंडीकैप एट दैट टाइम, लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क। एटीएम टेक्नोलॉजी was used as means to partially overcome this handicap by reaching out of the customers at a lower initial and transaction cost at offering hassle free services। यानी एटीएम गए, मशीन तुरंत निकाल लिया पैसा, बैंक जाना आपको नहीं पड़ गया। Since then
इनोवेशन इन एटीएम, इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार, नॉब का मतलब होता है नया, जब जिंदगी में कुछ नया हो। एटीएम टेक्नोलॉजी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड कस्टमर रिसेप्टिवनेस, रिसेप्टिव का मतलब रिसीव, पैसा आप रिसीव करते हैं, हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव ऑल्सो नाउ एंटर्ड द रेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ एटीएम नेटवर्क्स। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो भी उस चीज को एक्सपेंड करने का काम किया। Development of ATM networks is not only leveraged for lowering transaction cost but for a effective marketing channel resource। सिर्फ ये नहीं छोटे मोटे पैसे आपको निकालने इसलिए एटीएम कार्ड है, एटीएम आपका बना हुआ है, ये मार्केटिंग चैनल भी एक तैयार करता है। पैराग्राफ 2 है आपका यहां, बैंक अक्रॉस इंडिया। अब अक्रॉस का मतलब होता है अक्रॉस द नेशन, यानी इस पार से उस पार तक, पूरे इंडिया की बात कर रहे है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बोला गया बैंक्स अक्रॉस इंडिया हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एटीएम्स। सेटअप यानी कि स्टैब्लिश करना। इनेबल्ड, इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना, एक वर्ड होता है आपका अनएबल, एक होता है बंधु अनएबल, और अन का मीनिंग होता है नॉट, एबल का मीनिंग होता है योग्य, तो ये नेगेटिव वर्ड है, बट यहां पर इनेबल है और इनेबल इज द पॉजिटिव वर्ड, योग्य बनाना। ध्यान रखेंगे यहां इन है यहां अन है। विद बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी टू टैप द पोटेंशियल ऑफ रूरल, रूरल मीन्स ग्रामीण markets, a large proportions of the population in such centers does not adopt, adopt means किसी भी चीज को आप adopt करते हैं यानी कि accept करते हैं, adopt technology as fast as the urban centers। अब यहां पे रूरल की बात की गई, अब अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी सेंटर्स, ड्यू टू लार्ज स्केल लिटरेसी, इलिटरेसी यानी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और IL किसी भी वर्ड के पहले आ जाएगा, वह प्रीफिक्स होता है आपका नेगेटिव। IL किसी भी वर्ड के पहले आए वर्ड को नेगेटिव करेगा, जैसे आप बोलते हैं लॉजिकल, फिर वहीं पे वर्ड आता है इलॉजिकल। डेवलपमेंट ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हैज मेड द यूज ऑफ सेल्फ सर्विस चैनल्स लाइक ATMs वायबल रिसोर्स विद रिस्पेक्ट टू द इलिटरेट पॉपुलेशन। पैराग्राफ 3 की बात कर रहा, एक्सपेंडिंग एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल द स्कोप का मतलब क्या होता है रेंज, और बायोमेट्रिक्स इज द रैपिडली इट प्रोवाइड्स फॉर अ बेटर सिक्योरिटी सिस्टम बाय लिंकिंग रिकॉग्निशन टू क्रेडेंशियल्स यानी विश्वसनीयता, विश्वास ऑफ द फेस, फिंगरप्रिंट्स, आईज, वॉइस, बायोमेट्रिक जो भी आपका लिया जाता है। The future of ATM technology will see the use of machines without cards। हो सकता है बिना कार्ड के आप का काम करे, वो बोला गया। More banks are set to adopt a technology that allows their customers and third parties to withdraw cash from ATMs, work alongside a mobile banking application that can be downloaded onto a mobile phone। In order to किसी भी चीज के पर्पस को बतलाता है, इसको कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। और मेरे को प्रेपोजिशन से याद आया, ये सेशन आपका चलेगा 10 बजे तक, फिर रात में 11 से 12 में अपना एक और चैनल है यूट्यूब, नवीन कुमार सिंह, जो नए बच्चे हैं वो सुन लीजिए, नवीन कुमार सिंह। वहां मैं डेली रात को 11 से 12 में आता हूं और वहां आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं प्रेपोजिशन, और मंडे से लेके यानी कल स्टार्ट किया है प्रेपोजिशन पढ़ा रहा। इस वीक यानी कि फ्राइडे तक वहां पे आपको प्रेपोजिशन ही पढ़ाए जाएंगे, और उस 5 दिन के क्लास को अटेंड करने के बाद प्रेपोजिशन में आपको डाउट नहीं रहेगा, आप प्रेपोजिशन को नचाएंगे। तो इस सेशन के बाद खाना वगैरह खा लीजिएगा, टहल लीजिएगा, सोना नहीं है, 11 बजे फिर से आ जाना है। कहां पे? नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे, और वहां प्रेपोजिशन का धमाका होगा, धुआं कर देंगे। आइए यहां, इन ऑर्डर टू ensure that security is not compromised, a 6-digit code will have to correctly entered ATM machine before cash is released। वो जो पासवर्ड वगैरह आप डालते हैं। अब यहां पर आपका सवाल आया, आज का जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था वो थोड़ा आपका टफ था। टफ इसीलिए दे रहा हूं, क्या पता एग्जाम में किस लेवल का पूछ दे, है ना। लिटरेचर के लिए कौन सा बुक लो? लिटरेचर के लिए धाकर बैच ले लीजिए, है ना। आइए यहां मिलेगा मुखिया जी, निकेश जी बता देंगे लास्ट में कैसे करना है। आइए, अब यहां पर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स
व्यू रिगार्डिंग एटीएम टेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी एटीएम टेक्नोलॉजी इन इंडिया की बात जो कर रहे हैं पैसेज में, पैराग्राफ में, तो ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए बोला गया, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन that the ATM industry in India will gradually stop operating and service ATMs that have a low transaction volume and are located in rural or semi urban areas। बिल्कुल नहीं, पूरे अर्बन एरिया को कवर करता है, पूरे रूरल एरिया को कवर करता है। दूसरी बात, स्टॉप किसी भी चीज को नहीं कर रहा, हर एक चीज को रन करवा रहा है, आगे बढ़ रहा है। सिर्फ लो ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, चैनल भी क्रिएट कर रहा है। यह आपके पैसेज में बोला गया था। आइए यहां, द ऑथर थिंक्स, आगे क्या है, दैट इट इज एसेंशियल फॉर बैंक्स टू अंडरस्टैंड द साइबर थ्रेट्स एंड हेंस दे शुड कीप द इंटीग्रिटी ऑफ देयर एटीएम सिक्योरिटी वन स्टेप अहेड ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। अब इसको पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी आंसर कर पाएंगे। तो ऑथर ये सोच रहे हैं कि इट इज एसेंशियल फॉर बैंक्स, ये बैंक के लिए जरूरी है, टू अंडरस्टैंड द साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेटिंग के बारे में कहीं पे बात नहीं की गई, और जो आपके पैसेज में नहीं बोला जाएगा वो आपको सोचना तक नहीं है ना। प्रैक्टिस से अरिहंत पब्लिकेशन का एक बुक आता है बाबू, वो खरीद लीजिए, बढ़िया रहेगा। आइए, साइबर थ्रेट की बात नहीं की गई, साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं की गई, और आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो बात आप नहीं करेंगे वो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आपको अपने चश्मे से नहीं, ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो ये नहीं बोला गया, ये भी नहीं होगा। टी में द ऑथर इज of the opinion that ATM technology will progress rapidly throughout the India through the adoption of innovative techniques as per customer demands। करेक्ट ऑप्शन सी, यानी वो इलिटरेसी को लेकर जो बोला गया था उसके लिए बोला जा रहा है यहां पे। The ability to link credentials verification to face recognition, the innovation in technology that allows the usage of ATM without cards, the development of biometrics technology which allows linking of credentials verification to physical aspects disregarding literacy levels। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा। अब देखिए, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को बंधु करेंगे सॉल्व, तो आपका वो ऑप्शन आंसर होगा जो इंक्लूसिव है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो हर एक चीज को समाहित करके आगे ले जाने का काम करेगा। 18 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहां पर वर्ड आया है इन्फर। देखिए, हमारे पास दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है इन्फर करना और एक वर्ड होता है इंप्लाई करना। इन्फर करने का मतलब यह होता है कि आप रिसीव कर रहे हैं। इन्फर का मतलब है कि आप चीजों को रिसीव कर रहे हैं, और इंप्लाई का मतलब है कि आप डूअर हैं। तो इंप्लाई करेगा ऑथर यानी कि राइटर, जिसने इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को लिखा है, और इन्फर करेगा रीडर, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है। तो हम लोग इन्फर कर रहे और ऑथर साहब इंप्लाई कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, यानी कैन बी रिसीव्ड, यानी हमने पढ़कर क्या रिसीव किया है। हां, दोनों के लिए होगा। अब यहां पर एक सम लार्ज बैंक्स ऑफ द कंट्री हैव टेकन देयर फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एटीएम्स स्पेशली फॉर रूरल बैंकिंग। ये बोला गया है आपका ए में। Talking ATM is type of ATM provides audible instructions so that persons who cannot read an ATM's screen can independently use the machine। ये आपको comprehension passage में कहीं पे नहीं बोला गया। Hackers often view ATMs as easy access to a bank's infrastructure, and while unauthorized access might not always be preventable, restricting the extent of this infiltration इज ऑफ की इंपॉर्टेंस। ये बात भी नहीं की गई, और बार बार वही कह रहा हूं कि आपको ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि पैसेज में क्या बोला गया, अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं सोचना है। तो ए 19 में है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द पैसेज। रेफरेंस यानी पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। While many customers are attracted to the high yield, yield का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। yield के दो मीनिंग होते, एक तो प्रोड्यूस करना और एक आपका होता है सरेंडर करना। एंड लो फीस ऑफर्ड बाय एटीएम, दिस एडवांटेज आर टेम्पर्ड बाय द लैक ऑफ द ब्रांच लोकेशंस एंड लिमिटेड सर्विसेज दैट सम प्रोवाइड। यहां पर ये होना चाहिए था, ये तो हो सकता है आपका करेक्ट।
ATMs don't pay overhead for physical branches on the employees to staff them. Instead they pass those cost savings on to customers in from high interest rates and lower fees. ये भी सही है. सॉरी एक मिनट, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. बी सी में मल्टी फंक्शनल ATMs आर इक्विप्ड टू परफॉर्म अदर फंक्शन बिसाइड्स डिस्पेंसिंग कैश, प्रोवाइडिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, हर एक चीज. तो बोला गया क्या? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बोला गया तो बी ही होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है. हाँ बिल्कुल आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड गिवन इन द पैसेज. अब यहां पर है, यहां पर आपको अपोजिट मीनिंग आपको फाइंड कर रहा है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द. यहां पर वर्ड आया इनेबल. इनेबल का मतलब होता है किसी भी चीज को योग्य बनाना, एबल बनाना, यानी कॉम्पिटेंट. COMPETENT कॉम्पिटेंट यानी योग्य बना रहे हैं. तो क्या होगा आंसर? इनेबल्ड. ऑथोराइज्ड. ऑथोरिटी राइज वर्ड कहां से आया? तो ये आपके ऑथोरिटी से आया. और ऑथोराइज वर्ड का मीनिंग होता है, अब यहां देखिए, ऑथोराइज के लास्ट में IZD लगा हुआ है. दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में IZD हो या आपका ISE हो, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है क्या? तो बंधु वर्ब होता है. तो ऑथोराइज वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं या जब आप किसी भी चीज को कमांड करते हैं, वह हमारा है ऑथोराइज. फॉरबिडन. फॉरबिडन के लिए वर्ड आता है फॉरबिड. और फॉरबिड का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, यानी कि प्रिवेंट. हैम्पर करना, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्ट. OBSTRUCT. अब आइए बंधु यहां पे इनटाइटल्ड. इनटाइटल्ड का मतलब है जब आप किसी भी चीज को नाम देने का काम करते हैं. नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर यानी कि नामांकन, यानी कि नॉमिनेशन. अब यहां आइए, इनेबल्ड का मतलब होता है योग्य बनाना, आगे ले जाना. अपोजिट फॉरबिडन जब आप बाधित करेंगे किसी को, उस सेंस में बोला जाएगा. करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट. आज फिर ये गलती कर दिया ना. इसको लास्ट में देखते हैं. यहां आइए पहले 25 से, सॉरी 26 से वो कैब देख लेते हैं. इसको लास्ट में देखेंगे. सिनोनिम में आपका वर्ड आया है वीरुलेंट. वीरुलेंट. सबसे पहले यहां पर देखिए ENT लगा हुआ है. दुनिया का कोई भी वर्ड अगर इसके लास्ट में ANT हो या आपका ENT हो, इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका एजेक्टिव. क्या होता है? एजेक्टिव, है ना. और वहीं पे ANT के प्लेस पे ANC आ जाए और ENT के प्लेस पे ENC आ जाए, वर्ड आपका होता है नाउन. वीरुलेंट वर्ड का मीनिंग होता है आपका खतरनाक, जिसको बोलते हैं पावर, यानी पावरफुल. जिसको आप बोलते हैं ड्रास्टिक, है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, है ना. एनर्जेटिक, डायनामिक. एनर्जेटिक, डायनामिक, उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं. डिफंक्ट का मतलब होता है आउट ऑफ यूज. डिफंक्ट मीन्स आउट ऑफ यूज, या आप बोलेंगे आउट डेटेड, या आप बोलेंगे ऑबसोलेट, है ना, या अनवोग. UNVOGUE कल भी समझाए थे कि अन का मीनिंग होता है नॉट और वोग वर्ड का मीनिंग होता है इन फैशन. इन फैशन. तो अगर कोई भी चीज फैशन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? अनवोग बोलने का काम करते हैं, डिफंक्ट. डेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला, है ना. डेयरिंग का मतलब बोल्ड, डरता नहीं है. डेयरिंग का मतलब ऑडेसियस, AUDACIOUS. डेयरिंग का मतलब आपका हो जाता है कॉन्फिडेंट, इस सेंस में. और वीरुलेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत खतरनाक हो, यानी पावरफुल है बट डेंजरस है. पावरफुल है बट डेंजरस है, तो ये वर्ड तो आपके पॉजिटिव हो जाता है. और डेडली का मतलब होता है घातक, यानी जानलेवा, यानी खतरनाक. तो लीथल या डेडली करेक्ट ऑप्शन आपका होना है बी फॉर बॉम्बे. सी नहीं, बी करेंगे आप, क्योंकि वीरुलेंट का मतलब होता है पावर तो है बट इन नेगेटिव टर्म्स. ये आपको ध्यान में रखना है. डेयरिंग के साथ आप नहीं जाएंगे. हां, बहुत बढ़िया वर्ड लिखा है आपने, फैटाल होता है सुप्रिया. फैटल नहीं, फेटाल, FATAL.
FATAL। बी के साथ जाना है आपको। 27 एंटोनिम बोला गया स्टिंजी। स्टिंजी वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका होता है एडजेक्टिव। अब यहीं पे इसका नाउन बना सकते हैं STINGI और NESS। स्टिंजीनेस। अब NESS नेस लगा हुआ है तो वर्ड अपन का हो गया यहां पर नाउन के फॉर्म में। और स्टिंजी का मतलब होता है माइजर, यानी जिसको आप बोलते हैं कंजूस। इसी के लिए एक वर्ड आता है स्किन फ्लिंट। स्किन फ्लिंट है ना। इसी के लिए एक वर्ड आता है फ्रूगल। FRUGAL, यानी कंजूस व्यक्ति। वेस्टफुल होता है जो चीजों को क्या करे, बर्बाद करे, है ना। चीजों को क्या करे, बर्बाद कर दे, उस सेंस में आप बात करेंगे, यानी वेस्ट करने वाला, वेस्ट करने वाला, है ना, उस सेंस में। या एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट। इसी के लिए एक वर्ड आता है लेविश लाइफ स्टाइल, यानी बहुत ज्यादा खर्च करे जो अपने जीवन पे। और एक वर्ड और है इसका प्रोडिगल। PRODIGAL। फिर आपका एक वर्ड आया लिबरल। लिबरल यानी ये हो जाएगा आपका जेनरस, जो इंसान बहुत ही जेनरस टाइप का है। जेनरस बोलिए। अल्ट्रोइस्टिक। अल्ट्रोइस्टिक की बात करेंगे। मैग्नानिमस, बड़े दिल वाला इंसान। मैग्नानिमस करेक्ट ऑप्शन। अब आइए डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड की बात करेंगे। डीएम डैम अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पीपल। क्रेटिक वर्ड कहां से आया है, क्रेसी से। ढेर सारे वर्ड यहां बनते हैं। क्रेशी हो गया, क्रैट हो गया, क्रेटिक हुआ, क्रेटिकली हुआ और क्रेटाइज हुआ। क्रेसी की बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्रेट आपका होता है कॉमन नाउन। क्रेटिक के लास्ट में एडजेक्टिव। क्रेटिकली आपका एडवर्ब। क्रेटाइज आपका वर्ब। ये ध्यान रखना है। और क्रेसी का मीनिंग होता है, क्रेटिक का मीनिंग रूल एंड रेगुलेशन, नियम और कानून। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटाइज यानी लोकतंत्र का मामला होगा। अब स्टिंजी कंजूस है तो ये दोनों इसके एंटोनिम हो सकते हैं, इसलिए आंसर डी होना चाहिए। 28 वन वर्ड का मामला। अ फिजिशियन। अ फिजिशियन हु डायग्नोस्ड। डायग्नोस का मतलब क्या, ट्रीटमेंट करना। एंड इंटरप्रेट द चेंजेज। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना, यानी इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट। बीमारी का पता लगाइए, उसको ठीक कीजिए। द चेंजेज कॉज्ड बाय डिजीज इन टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो जब आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, इलाज चल रहा हो, तो फार्मासिस्ट। अब देखिए IST लगा हुआ है, IST और यहां पर भी IST। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में IST है तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है कॉमन नाउन। पहली बात ये क्लियर है ना। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन की बात करेंगे। दूसरी बात IST कहीं पर भी लिखा हुआ हो, इसका इस्तेमाल आप करते हैं लिविंग के लिए, यानी कि मानव के लिए। यहां पे फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन, यानी दवाई बनाने वाली कोई कंपनी हो, फार्मासिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, पैथो है ना, यानी ट्रीट करना, बीमारी का पता लगाएंगे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, है ना, लाल पैथ लैब आपने सुना होगा। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ये लॉजी रूट वर्ड है, LOGY। लॉजी से ही आपका वर्ड बनता है लॉजिस्ट, और यहीं से आपका वर्ड बनेगा लॉजिक या लॉजिकल। और ये सब हम अपने पढ़ाते हैं वोकैब बैच में। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। लॉजी की बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉजिस्ट की बात करेंगे कॉमन नाउन। लॉजिक या लॉजिकल की बात करेंगे बंधु तो ये अपन का होगा एडजेक्टिव। क्या होना है, एडजेक्टिव। और साइकोलॉजिस्ट, तो साइक का मीनिंग होता है माइंड। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी एंड वन हु स्टडीज ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पैथोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिस्ट। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। 29 क्वेश्चन है। इफ यू रिपे इनजस्टिस विद इनजस्टिस इट विल ओनली मेक मैटर्स वर्स। अगर आप इनजस्टिस, इनका मीनिंग नॉट, जस्टिस का मीनिंग अन्याय, अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं, इट विल ओनली मेक मैटर्स वर्स, तो सिचुएशन आपका बदतर ही होता चला जाएगा। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। जिनके घर पत्थर के हो उनको दूसरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए।
हैंडसम इज एज हैंडसम डज, सुंदर और सुंदर हो जाएगा। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, दो गलती करके आप सही नहीं हो सकते। तो वही चीज करेक्ट ऑप्शन सी कि इनजस्टिस विद इनजस्टिस, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेंगे तो वो आपका सच नहीं हो जाएगा। यही यहां पर आपका बोला गया है, ध्यान आपको रखना है। 30 में आइए बंधो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड लोनसम। लोनसम का मतलब यही से वर्ड आता है लोनली, LONELY। लोनली का मतलब अकेला होना, यानी सिंगल, अखंड, ये आपको ध्यान रखना है। लवली, लवली मतलब प्यारा, है ना, ब्यूटीफुल। प्रेटे उस सेंस में, कॉमेले COMELY। और लुडिक्रॉस, लुडिक्रॉस की स्पेलिंग क्या होती है? LUDICROUS। और लुडिक्रॉस का मतलब होता है एब्सर्ड, यानी बेतुका। एब्सर्ड यानी कि बेतुका, करेक्ट ऑप्शन सी। यहां आइए, अभी मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इडियम पढ़ा रहा था और यही है आपका A to Z वोकैब बैच। ये तो था धाकर बैच इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अगर किन्हीं को वर्ड में प्रॉब्लम है, शब्दों की समस्या है, वर्ड याद नहीं रहता है, चाहे सिनोनिम एंटोनिम कोई सा भी हो, तो आप A to Z वोकैब बैच में आ सकते हैं, इस बैच को एंजॉय कर सकते हैं। ये बैच आपका 27 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। लिटरेचर का ये जो बैच है आपका, इसकी टाइमिंग है 3 to 4, और ये A to Z बैच जो आपका है इसकी टाइमिंग है 4 से 5, 4 to 5। और ये बैच भी आपको 399 का है, ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ये बैच आपको मिलता है। तो अगर किन्हीं को शब्दों को पढ़ने में, समझने में, जानने में, याद रखने में समस्या हो, यहां पे आप आ सकते हैं। आइए यहां नरेशन की बात करेंगे। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द पोर्टर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। अब आप यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे। यहां आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए ये आपका गया है इनडायरेक्ट में, इसको लाना है डायरेक्ट में। यहां पर कंजंक्शन का क्या इस्तेमाल है? इफ। यानी आप रिपोर्टिंग वर्ब यहां लिखे, साथ में आपका यहां पर इफ आया, और फिर आप यहां पे रिपोर्टेड स्पीच लिख दिए, तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट में है। और जब ये डायरेक्ट में आएगा तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, इन्वर्टेड कामाच, यहां पे रिपोर्टेड स्पीच। और ये रिपोर्टेड स्पीच आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होने के लिए एक बात का और ध्यान रखना है कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए यहां, द ट्रेवलर सेड टू द पोर्टर वेयर। WH वर्ड से अगर स्टार्ट होता तो इफ के प्लेस पे WH वर्ड होता। ऑप्शन ए आपका नहीं है WH वर्ड के कारण। द ट्रेवलर सेड टू द पोर्टर कैन यू। अब यू सेकेंड पर्सन पोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही और कैन का कुड, ही कुड टेल। अब मी आपका है, यहां पे आपने हिम किया है, तो मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ट्रैवलर के अकॉर्डिंग ही का ऑब्जेक्ट हिम। द वे टू द नियरेस्ट इन, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। और सी में द ट्रैवलर सेड टू द पॉटर विच इज द वे टू नियरेस्ट इन, करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर WH वर्ड होना नहीं चाहिए, इसके वजह से सी भी आपका आंसर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आइए, वॉइस की बात कर रहे, एक्टिव से पैसिव। दे आर परफॉर्मिंग अ स्किट ऑन द स्टेज। यहां पर आर परफॉर्मिंग लिखा हुआ है। जब भी एक्टिव से पैसिव की बात करते हैं आप, एज, एम, आर और प्लस V4, तो ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव है। और इसके पैसिव में जैसे ही आप आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बंधो इज, एम, आर प्लस यहां पर बीइंग होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो दे आर परफॉर्मिंग अ स्किट ऑन द स्टेज। अ स्किट इज परफॉर्म्ड नहीं, बीइंग कहां गया? ऑप्शन ए नहीं। अ स्किट वाज नहीं, कभी भी एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज आपका होता नहीं है। अ स्किट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय देम ऑन द स्टेज, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। यहां पर क्या है आपका? तो ये आपका है सेंटेंस क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का हेल्प लेना होता है। 7 इंडियंस, अब आपका यहां पे ए है, 7 इंडियंस फीचर इन, हो सकता है। क्लियर? फीचर यहां पे वर्ब के तौर पे है, ए और ए। 7 इंडियंस डी, 9th एनुअल। अब 7 इंडियंस 9th एनुअल कोई सेंस नहीं बन रहा है बी में। अब ए और सी में से कोई होना चाहिए। तो 7 इंडियंस फीचर इन फॉर्म्स
फीचर इन, ए के बाद बी, फीचर इन हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। सी फॉर्ब्स एशिया, कोई सेंस नहीं। फीचर इन के बाद हीरोज का यहां पे क्या सेंस बनेगा? और 7 इंडियंस फीचर इन, फीचर किस चीज में? फॉर्ब्स इंडिया एशियाज, ए के बाद सी है, फॉर्ब्स एशियाज और उसके बाद डी, एशियाज 9th एनुअल हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट, फिलैंथ्रोपी लिस्ट। करेक्ट ऑप्शन सी, C4 कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है। 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, रिवाइटलाइजिंग इंडियन रेलवेज वुड बी गुड फॉर डैश, बट इट वुड ऑल्सो हैव द एडेड बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग डैश फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। रिवाइटल, वाइटल का मतलब होता है एनर्जी, री का मतलब होता है अगेन रिवाइटल। टैबलेट खाइए फिर से एनर्जेटिक हो जाइए। तो रिवाइटलाइजिंग यानी इंडियन रेलवे को और डायनामिक बनाया गया। वुड बी गुड फॉर डैश, अब किसके लिए? तो कम्यूटर के लिए, पैसेंजर के लिए या ड्राइवर के लिए। तो फॉर डैश, बट इट वुड ऑल्सो हैव द एडेड बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग डैश फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। यानी कि किसके लिए आपको रेलवे है? पैसेंजर्स के भलाई के लिए, कम्यूटर्स। और यहां पर आप रेफ्रेन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, रेफ्रेन का मीनिंग होता है अवॉइड करना। तो किस सेंस में आप जाएंगे? यहां पर ड्राइवर है और काउंसिल का मतलब होता है हाइड रखना। तो रिवाइटलाइजिंग इंडियन रेलवेज वुड बी गुड फॉर पैसेंजर्स, बट इट वुड ऑल्सो हैव द एडेड बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। वो जो जहरीला धुआं निकलता था उसमें भी कमी आई है, रिड्यूस किया है उस चीज को। वो कम्यूटर का मतलब होता है आना जाना, लेकिन रेफ्रेन, रिड्यूसिंग रेफ्रेन फ्रॉम यानी उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो बेनिफिट है वो उसको परहेज कर रहा है। तो जब बेनिफिट को परहेज करेंगे यानी फायदा को परहेज करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसका कोई सेंस यहां पे नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए बंधु, इस बात का ध्यान रखेंगे। रेफरेंट फ्रॉम होता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट का कोई भी लेना देना नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बंधु। 35 में आपका क्या सवाल है? तो बोला गया इन स्पाइट मदर्स मिल्क, यानी यहां से यहां तक ये अंडरलाइंड पार्ट है, इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते। इन स्पाइट मदर्स मिल्क इज वाइटल टू अ चाइल्ड हेल्थ, वाइटल का मीनिंग इंपॉर्टेंट। मैनी FMCG कंपनीज रॉन्गली एडवर्टाइज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब न्यू बॉर्न बेबी, फॉर्मूलाज एज बीइंग द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। अब इन स्पाइट के बाद आप जब भी प्रेपोजिशन लिखते हैं तो इन स्पाइट ऑफ होता है, और डिस्पाइट के साथ किसी भी टाइप के प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। इन स्पाइट मदर्स मिल्क है बोला गया तो आपका ऑफ गायब है। इन स्पाइट मिल्क ऑफ द मदर, मदर्स मिल्क। अब देखिए इन स्पाइट यहां अगर ऑफ हो तो सही है, मदर्स मिल्क से काम आपका यहां नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट का मामला है कि मां का जो दूध होता है बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, जबकि कंपनी जो है वो रॉन्गली एडवर्टाइज करती है आर्टिफिशियल मिल्क को प्रोवाइड करने के लिए, वो आपका तो इन स्पाइट ऑफ होता सही होता। लेकिन यहां पर दो का इस्तेमाल है और दो आपका होता है कंजंक्शन, दो आपका क्या होता है कंजंक्शन, और ये भी बतलाता है कॉन्ट्रास्ट को। और यहां पर दो दो क्लॉज है और क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन ही चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। क्लियर? तो दो है, ऑल दो है, इवन दो है ना, या आपका इन स्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट है, ये कॉन्ट्रास्ट को बताएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन को बताएंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ये हमारे प्रेपोजिशन है, इसके साथ या तो सिंगल वर्ड आएगा या कोई फ्रेज आएगा। फ्रेज कहने का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। और ऑल दो, इवन दो, ये हमारे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम है दो क्लॉज, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना। तो द मदर्स मिल्क, यद्यपि मां का दूध जो है बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो करेक्ट ऑप्शन C4 कनाडा। 36 शी नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर नहीं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर, क्योंकि यहां पे आप इससे उम्मीद कर रहे हैं तो यहां पर इसका पोजीशन बताना है, और पोजीशन को बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। दिस सेशन इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन, है ना। गोपाल जी बिल्कुल ले लेंगे भाई साहब। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया कौन सा? बी, यानी सेकेंड, यानी कि बी। 37 कॉन्फ्रेंस के लिए चेयरमैन होना चाहिए तो न्यूज़पेपर के लिए क्या होनी चाहिए?
कॉन्फ्रेंस कब होगा? जब चेयरमैन साहब होंगे। तो न्यूज़पेपर के लिए एडिटर होना चाहिए। रिपोर्टर न्यूज एंकरिंग करने के लिए। न्यूज़पेपर के लिए कौन? एडिटर, प्रिंटर नहीं। हिज फॉली हैज ब्रॉट अबाउट, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ब्रॉट अबाउट यानी ये ब्रिंग का सेकेंड या थर्ड फॉर्म है। एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। कॉज टू हैपन, ये आपको ध्यान में, होने का कारण। ऑप्शन ए में है फ्रस्ट्रेट यानी कि डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड के लिए एक वर्ड आता है परटर्ब्ड, PRTURBED। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है नाराज होना यानी कि सैड होना। या डिसग्रंटल्ड, DISGRUNTLED। या डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड असंतुष्ट जिसको आप बोलते हैं। और बी में कॉज का मतलब कारण होना, तो कॉज टू हैपन, ब्रॉट अबाउट, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। और 39 आपका है आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स। अब सेवरल ईयर्स का जिक्र किया गया, यह आपका कीवर्ड्स है और इसका इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस में कौन सा परफेक्ट? तो प्रेजेंट का परफेक्ट। और प्रेजेंट के परफेक्ट के लिए अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे भाई मेरे, तो हैव होगा, हैज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो आई के अकॉर्डिंग हैज तो हो नहीं सकता। न्यू तो होता है V2, और V2 बोलने का मतलब पास्ट का इनडेफिनिट। और हैव नोन, हैव प्लस भी थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 40 में आइए बंधु, वन ऑफ माई डॉग्स। अब देखिए ऑफ आपका है प्रेपोजिशन, और यहां पर ऑफ जो आया है इसका इस्तेमाल है सिलेक्शन के लिए। और जब भी आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन होता है एक में से एक को आप चुन नहीं पाएंगे, चुनने के लिए एक से ज्यादा होना चाहिए। वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे टीचर्स में से कोई एक। वन ऑफ माई बुक्स, मेरे बुक्स में से कोई भी एक बुक। वन ऑफ द मोबाइल्स, मोबाइल्स में से कोई एक मोबाइल, है ना। वन ऑफ अस, हम में से कोई एक। मैं ऐसा नहीं बोल सकता वन ऑफ मी, मेरे में से कोई एक, तो फिर मेरे टुकड़े करने होंगे, तब जाके पता चलेगा उन टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े की बात कर रहे हैं आप। तो कभी भी आप अगर ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वन का साथ मामला आया हुआ है, सिलेक्शन का मामला होगा, और वन के बाद आने वाला नाउन होना चाहिए प्लुरल, क्योंकि सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो आप वहां पर एक से ज्यादा में से चुनने का काम करेंगे। इसीलिए यहां पर आया है डॉग्स। दूसरी बात, ये आपका ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो इसको ऑब्जेक्ट मानते। प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वन ऑफ माई डॉग्स डैश ओल्ड बोल रहे, तो यहां पर इज ओल्ड होगा, आर नहीं। और वॉज ओल्ड भी हो सकता है, क्योंकि वॉज भी आपका सिंगुलर है, क्योंकि यहां पे टाइम नहीं दे रखा कि प्रेजेंट या पास्ट, तो इज वॉज दोनों, इसलिए ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। पहले बताइए यहां तक का मामला ठीक है ना आपका? किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब आ जाइए यहां, हमने लिटरेचर के रिगार्डिंग आपको धाकर बैच के बारे में बताया। वोकैब का अगर चाहिए तो A to Z वोकैब बैच, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए कंप्लीट बैच है आपका, है ना, जहां ग्रामर वोकैब हर एक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कोई सा बैच लेंगे, इसी टाइप का आपको थंबनेल मिलेगा हमारे इस ऐप पे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे। ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में बैच आपका चल रहा है सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी, पटना में। बैच की टाइमिंग है 9 to 10:30 AM, 1.5 घंटे का बैच, जहां आप ग्रामर और लिटरेचर मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो आप इस बैच को एंजॉय कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। दूसरी बात, 5 क्वेश्चंस आपके रह गए, कहां पे? क्लोज टेस्ट पे। हम अपने टाइपिस्ट को डेली बोलते हैं भैया इसको ठीक करो, वो ठीक ही नहीं करते। देखो क्लोज टेस्ट का क्या नियम है कि पैसेज आपका यहां हो और एक क्वेश्चन आपका यहां रहेगा तो फटाफट होता है सॉल्व। दूसरी बात, हिंदी वाले सर की क्लास है, वो मेरे बगल में खड़े हुए हैं बाहर में, तो मैं आपका एक और क्लोज टेस्ट छूटा हुआ था, ये भी आज छूट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो इसको पूरे पैसेज को पढ़ोगे, इसका ऑप्शन यहां पे है, फिर यहां से आप यहां आइएगा, फिर आप जैसे ही 22 में जाएंगे यहां से यहां, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और सामने जब क्वेश्चन होता है तो पढ़ के फिल करना होता है। तो 2 सेट आपका बचा हुआ है, परेशान नहीं होना, ये दोनों मैं खुद करवा दूंगा। संडे को आपका मैं
एनसीईआरटी बुक का क्लास लेता हूं, वहां पे आपका हो जाएगा, परेशान आपको नहीं होना है। कल से इसको मैं ठीक करवा देता हूं, नहीं तो ये ऐसे ही करेंगे और डेली आपका छूट जाएगा। एक दिन और आपका छूट गया था, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप लोग अभी मिलेंगे मेरे साथ 11 बजे, कहां पर? नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? और ये जो छूटा हुआ, ये मत सोचे सर छोड़ दिया आप, भैया हम करवा देंगे, इसके लिए घबराना नहीं है ना, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, वैसे में गलत होने का चांस रह जाता है, ये ध्यान रहे, इसलिए सामने रहना चाहिए क्वेश्चन। और आप लोग 11 बजे मिलिए। कौन कौन मेरे को 11 बजे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे मिल रहा, बताइए फटाफट, टकाटक बोलो। गर्मी लगने लगी। कौन कौन मिल रहे, देखते हैं किन में जोश जुनून जज्बा है, या थक गए आप लोग? भाई मुझे पूरे दिन फीवर था, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। प्रेजेंट, वेरी गुड। और कौन कौन? साक्षी सिंह, वेरी गुड। रचित चौबे, वेरी गुड। नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, बिल्कुल मिलेगा भाई। नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए लगा हुआ है शेड्यूल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रिचार्ज करवा लीजिए सुप्रिया, रिचार्ज करवा लेने का, लेकिन सेशन मिस नहीं करने का, है ना, ध्यान रहे। हाँ, क्वेश्चन होगा बंधु, क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आफ्टर 50 मिनट्स, क्योंकि 10:10 हो चुका है, ठीक है ना। गुड नाइट अभी नहीं बोलूंगा, गुड नाइट 11 से 12 में सेशन को कंप्लीट करने के बाद बोला जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। 19 वाला रिचार्ज कीजिएगा 49 वाला कर लीजिए।